नमस्कार, रुआ देख रहे बानी भोजपुरिया दस्तक। हम अभी मौजूद बानी विक्रमगंज में गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी बानी पूर्व पत्रकार प्रिय रंजन जी। यहाँ से हमनी के बातचीत हुई, बहुत से लोग भी जुटल बा। अभी कौन पार्टी से रुआ कैंडिडेट बनी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का मुझे समर्थन प्राप्त है। अब उसकी घोषणा होना अभी बाकी है। घोषणा होते ही ये कैंडिडेट का सारा चीज, कैंडिडेटर सभी दलों का जब चुनाव की घोषणा के बाद सभी दलों का स्पष्ट होगा, लेकिन मैं अभी राष्ट्रीय जनता दल समर्थित हूँ। तो ये मानल जाओ कि सरकार भी रौरे बा, रुआ अगर जीत जाए तो शिक्षक के बहुत भला हो। देखिए, रुआ के बता दें, रुआ राउर सवाल भोजपुरी में बा, हम जवाब और चाहता नहीं कि भोजपुरी में दे दिए कर। रुआ के साफ हम बोल देता नहीं कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति में इतनी बड़ी इच्छा शक्ति नहीं है जो इतना बड़ा कदम उठा सके। मित्र, आपको उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आज के पहले जितने भी चुनाव हुए सब जात पात रंग भेद और कई दूसरे तरह के हथकंडों पर चुनाव लड़े गए। पिछला विधानसभा चुनाव में देश का एकमात्र नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हैं जिसने चुनाव में रोजगार और युवकों को मुद्दा बनाया है चुनावी। आप उसके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़े। यहाँ तो महंगाई भी है बहुत बड़ी बात, वह भी एक अलग मुद्दा है, लेकिन फोकस हमारा है रोजगार और युवा। उसके अंदर ही ये आता है। अगर शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। अपन एजेंडा कुछ बता दिया अगर सीधा तो 3 ही एजेंडा बताए मैंने। मेरा 3 एजेंडा है। सरकारी नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित कीजिए। अब मान्यता संबद्धता प्राप्त कॉलेजों का अधिग्रहण कीजिए और 715 प्रस्वीकृत विद्यालयों का अधिग्रहण कीजिए। यही हमारा मुद्दा है। अतिथि शिक्षक खातिर कुछ आपको मैं बता दिया हूँ, पहले भी बताया हूँ मैंने कि शिक्षक जो है, जो विद्यालय हैं उसमें अतिथि शिक्षक कोई अलग से नहीं है, उसी विद्यालय के अंग है। और अतिथि शिक्षकों का अलग से जब एजेंडा है आपका, तो मैं कोई भी अतिथि शिक्षक, मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं और हमारी बात इस मुद्दे पर सरकार से हो रही है, हुई भी है। और कई अतिथि शिक्षक अब समायोजित किए जाएंगे जो स्टेट और जो परीक्षा पास कर चुके हैं, दक्षता परीक्षा, लेकिन उनकी कुछ एक ऐसी समस्या आ रही है। कुछ ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिन लोगों ने वो पात्रता परीक्षा नहीं पास की है और उनकी आयु अधिक हो गई है। मुझे उसके लिए सरकार से बात करना है। स्कूल के नियोजित शिक्षकों की बात करेंगे तो अतिथि शिक्षक नियोजित शिक्षकों से अलग नहीं है। मेरा मुद्दा वही है कि सभी शिक्षकों को, अब तो इतने तरह के शिक्षक हो गए हैं सरकार में, स्कूलों में 8 प्रकार के अतिथि शिक्षक, नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक, पंचायत शिक्षक, जिला परिषद शिक्षक, इतने तरह के शिक्षक। मैं किसी शिक्षक का डिमार्केशन नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ शिक्षक की लड़ाई लड़ना चाहता हूं और सभी शिक्षक एक ही शिक्षक है। सबको सरकारी कर्मचारी का घोषित किया जाए और सबको पुरानी पेंशन व्यवस्था। एक सवाल, शिक्षक के निर्वाचन में क्या है यानी? देखिए, आपको मैं साफ बता दूं कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चयन करने के पीछे मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अगर मेरा राजनीतिक उद्देश्य होता तो मैं 2 साल और नौकरी कर सकता था। नौकरी करने के बाद 225 का एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र का चयन करके उससे लड़ लेता और राजनीति में विधायक बनता या हारना जितना तो वो बात की बात है। लेकिन ये 42 विधानसभा क्षेत्र, 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और 8 जिले में फैले इस विशाल क्षेत्र का अगर मैंने चयन किया है तो इसके पीछे एक संकल्प है, जो संकल्प मैंने अपने पिता के सामने लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे लगा कि अब शिक्षकों की ताकत जरूरी है। उस ताकत के बिना मैं उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तब मैं अपनी नौकरी से VRS लेकर मैं शिक्षकों के बीच सेवक बनने के लिए आवेदन लेकर आया। संकल्प बताइए, क्या संकल्प रहे? बता रहे हैं। मेरा संकल्प था, जब 2005 में एक दिन की बात है, छोटी सी कहानी मैं आपको इसके साथ बता दूं थोड़ी। मेरे पिताजी की आंखें डबडबा गई और वो अखबार पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें डबडबाई। तो मैंने पूछा कि पिताजी क्या बात है। नक्शल में उन्होंने कहा कि बेटा देखो, ऐसा है कि हम लोग 17-18 साल के लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों ने विद्यालयों का सरकारीकरण कराया और
मेरे पिताजी बड़े संघनिष्ठ थे और अपने ज़माने के अच्छे शिक्षक भी थे। उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ी के शिक्षकों ने लंबे संघर्ष के बाद इन विद्यालयों का ये कराया, और उस समय जो दानदाताओं ने जमीन, भवन और उपस्कर दिए थे वो सारी संपत्ति सरकार ने ली, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ। हम लोगों को भी सरकार ने अपना बना लिया और हम लोग सरकारी कर्मचारी घोषित हो गए। लेकिन अब जो है 2005 के बाद जो बहाली होगी वो बहाली होगी, उसमें संपत्ति तो सारी सरकार की हो गई लेकिन शिक्षक गैर सरकारी हो गए। अब वही कारण है कि अभी आपको शिक्षक के समान काम और समान वेतनमान की लड़ाई इसी चलते हार भी गए कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो गैर सरकारी हैं। गैर सरकारी व्यक्ति को समान काम और समान वेतनमान का फॉर्मूला, तो मैंने उस दिन संकल्प लिया था, पिताजी को ये वादा किया था, पिताजी आपने स्कूलों का सरकारीकरण कराया था, मैं शिक्षकों का सरकारीकरण कराऊंगा। इस संकल्प के साथ मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। और इसी बीच में आपको एक बात, जब मैं इसका अध्ययन करने लगा तो मुझे पता चला कि देश के 1 लाख की आबादी पर देश में 30 कॉलेज हैं। बिहार में 1 लाख की आबादी पर मात्र 7 कॉलेज हैं। माध्यमिक शिक्षा से अलग अगर उच्च शिक्षा की हम बात करें तो ये 7 कॉलेज जो 1 लाख की आबादी पर हैं उसमें भी 40% कॉलेज जो है निजी हाथों द्वारा संचालित है। अब आप ये बताइए कि इसका मतलब है कि राज्य की उच्च शिक्षा की आधी हिस्सेदारी निजी हाथों में है, आधी जिम्मेदारी निजी हाथों में है, और वो निजी हाथ के जो कॉलेज हैं वो आज अनुदान के झुनझुना जो सरकार ने दिया है उसमें फंसे हुए हैं। हमारे एफिलिएटेड कॉलेज के लोग, हमारे एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक इस बात को भूल गए हैं कि कॉलेज कंस्टिट्यूएंट भी होता है, कॉलेजों का अंगीभूतीकरण भी होता है। तो 1986 के बाद 36 कॉलेज 1986 में जब हुआ था, उसके बाद एक भी कॉलेज अधिग्रहण नहीं हुआ, एक भी कॉलेज का अंगीभूतीकरण नहीं हुआ, लिहाजा और आबादी बहुत बढ़ती चली गई है। सरकार पर यह दबाव बनाना होगा कि हमारे जो पात्रता रखने वाले जो कॉलेज हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं और जो मानदंड पर खरा उतरते हैं, उनका निश्चित रूप से अंगीभूतीकरण होना चाहिए। एक व्यक्ति अंगीभूत कॉलेज का शिक्षक 2 लाख रुपया वेतन पा रहा है और हमारे एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक साल में 1 लाख रुपया का अनुदान पाने के लिए मारामारी कर रहे हैं।